नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ का चमत्कार। आज 70 वर्षीय बूढ़ी माँ भूख प्यास से व्याकुल नंगे पैर सड़क पर चलती जा रही थी। शायद चलते चलते उनके पैरों की चप्पल भी टूट गई थी। तेज धूप में उनका नंगे पैर सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। बेचारी कभी पेड़ की छांव में रुकते, फिर थोड़ी देर वहां बैठे और फिर उठकर चलने लगते। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। अन्न का एक दाना भी उनके पेट में नहीं गया था। अपनी पूरी हिम्मत के साथ चलती जा रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद भी उन्हें कुछ भी खाने के लिए दुकान नहीं दिख रही थी जहाँ वो कुछ मांग कर खा सके। भूख प्यास से व्याकुल उन्हें सामने चाय की दुकान वाले को देखकर उनके मन को थोड़ी शांति मिली। फिर वृद्ध ने चाय वाले से चाय मांग कर पीने लगती हैं और अपने पुराने दिन को याद करके रोने लगती हैं। उनको बार अपनी बेटी, बहू और पोते की याद आ रही थी। वो सोच रही थी, ऐसा क्या मैं कर दिया जो मेरा बेटा मुझे यूं बीच सड़क में छोड़कर चला गया। उनके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। उन बूढ़ी माँ को रोते हुए सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनके आंसू पोंछने वाला नहीं था। वो अपने बच्चों से बिछड़ के रोए जा रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर अपने आंसू पोंछते बोलती हैं, अगर ईश्वर ने मुझे यह दिन दिखाया है तो मैं इन परिस्थिति में अवश्य लड़ूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। आज बूढ़ी अम्मा का साहस देखकर ईश्वर भी दंग होंगे। आखिर कौन है यह बूढ़ी माँ, उनकी बेटी बहू कौन है और वह ऐसे क्यों रो रही है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जन्माष्टमी के दिन वृंदावन का दृश्य और लाखों के भीड़ और उस भीड़ को चीरते हुए एक वृद्ध औरत दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तो यही था, लेकिन लाखों की भीड़ में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती है। वो कोई उसके सुनने वाला नहीं था। सभी को ईश्वर का दर्शन करके पुण्य तो कमाना था। फिर उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, पीले रंग की कमीज पहने मेरा मुन्ना यहाँ था, कहीं देखा है क्या? उसने ना मैं अपना सिर हिला दिया, लेकिन वो वृद्ध औरत मुन्ना कहकर चिल्लाए जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उसे यही लग रहा था कि उसका मुन्ना जहाँ कहीं भी होगा उसकी आवाज़ सुनकर दौड़कर चला आएगा। लेकिन साफ होने को आज चिल्लाते चिल्लाते उस बेचारी बुढ़िया की आवाज़ भी बैठ गई और थक हार के वो स्वयं भी फूट फूट के रोने लगी। अरे कहाँ गया मेरा मुन्ना? कोई तो ढूंढ निकालो उसे, ठीक तो होगा न वे। ऐसे ही हजारों सवाल सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। वह भीड़ में से एक पुलिस वाला उनके पास आया और सहानुभूति दिखाते हुए बोला, क्या हो गया अम्मा, क्यों रो रही हो? अरे न जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया। कुछ दिन पहले तक तो मेरा हाथ पकड़े था। अम्मा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, जल्दी मिल जाएगा आपका बेटा। वह पुलिस वाला अम्मा का हाथ पकड़ के लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी आगे खिसकाते हुए बोला, आओ माँ, यहाँ बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा ने तेजी से पानी पिया और गहरी सांस भरकर बोली, बस बेटा, मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारे मुन्ने की? 45 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाले ने जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था वो सुनकर चौंक गया। लिखते लिखते उसकी पैर वहीं रुक गई। कभी अपने साथी पुलिस वाले को देखता तो कभी अम्मा को। क्या हुआ बेटा, लिख क्यों नहीं रही हो? लिखो ना। उसका असली नाम मोहित है, प्यार से मैं उसे मुन्ना कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाला फिर से लिखने लगा। कहाँ से हो अम्मा? पुलिस वाले ने पूछा तो अम्मा रोते हुए बोली, बेटा, मैं प्रीतमपुर गाँव से हूँ। पुलिस वाले ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन मुन्ना का कहीं कोई अता पता नहीं चला। अब तो शाम भी ढल चुकी थी। बैठे बैठे निराश हो चुकी अम्मा ये सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गई कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा कर देख लो। अम्मा ने वहां जाकर देखा तो दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे।
उनकी बात सुनकर अम्मा का कलेजा धक से रह गया। वो जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मुन्ना ऐसा नहीं कर सकता। बचपन में तो किसी भीड़ वाली जगह पे मेरी उंगली छोड़ता नहीं था मेरा मुन्ना, और फिर वो आगे बोलता है, और अब इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़ के मेरा मुन्ना नहीं जा सकता। नहीं नहीं, वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन इतना बोलते बोलते उस बूढ़ी माँ के दिमाग ने ही उसका दिल का साथ देना छोड़ दिया था, और वो धम से ज़मीन पे बैठ गई और सोचने लगी, कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं। आए दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात में दखल देती थी, कहीं उसकी सजा तो नहीं दे रही। मेरे बेटे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि जिस बेटे ने मेरी खांसी की दवाई नहीं लाई, वो मुझे वृंदावन के बाकी बिहारी के दर्शन कराने क्यों लाएगा। और वो बहू जिसको मेरी रसोई में जाना भी खटकता था, और वो घर पे रहना भी, जिसकी घूरती नजरें ही मेरे दिल के धड़कन को तेज करने के लिए काफ़ी थी, वो बहू मुझे घूमते जाते देख कितनी खुश थी। मैं पागल क्यों नहीं समझ पाई बेटी बहू की ये चाल। बूढ़ी अम्मा निराश होकर अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, दोष मेरा ही था जो मैंने अपने बेटे पर इतना विश्वास किया, और मोहित के पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर अपने बेटी बहू के नाम कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है, समय रहते सारे काम निपटा दूँ तो ही अच्छा है, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरा अपना ही बेटा ऐसा मेरे साथ करेगा। सोच कर अम्मा फूट फूट के रोने लगती है। आज बूढ़ी अम्मा का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को थी। सोचते सोचते बूढ़ी माँ के कानों में अपरिचित आवाज़ आई, क्या हुआ सर? क्या फिर से कोई बेटा अपनी माँ और पिता को इस भीड़ में छोड़कर चला गया? हाँ, लगता तो ऐसा ही। ऐसा कहते हुए पुलिस वाले ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें ट्रेन बसेरे में छोड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही अम्मा के हलक से एक खटी हुई चीख निकली और वो तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हूँ, पर मैं मजबूर न हूँ, पहले थी और न ही आज हूँ। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से भय का भाव अचानक से दूर हो गया। पुलिस वालों ने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की। अम्मा, अपने घर का पूरा पता बताओ, हम तुम्हें बेटे को खोज निकालेंगे। लेकिन अम्मा न रुकी और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गई। पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। अम्मा बूढ़ी औरत थी, लेकिन उनके दिल में खुददारी आज भी जिंदा थी। वो किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती थी। बूढ़ी अम्मा बस तेजी से कदम बढ़ाती जा रही थी। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसके पास रहूँ, कैसे अपना जीवन काट सकूँगी। सुबह का समय था, जोर से भूख लगी थी। देखा तो सामने चाय का ठेला था। उन्होंने पल्लू में बंधे 1000 में से 20 निकाल कर चाय वाले को दे दिए और उसे एक कप चाय और 2 ब्रेड पकौड़ा लेकर पेड़ के नीचे रखी बेंच पर जाकर बैठ गई। चाय पीते पीते बूढ़ी अम्मा अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे और वो दिन याद आने लगा जब उनका बेटा पहली बार उनकी गोद में आया था। भाव विभोर होते हुए बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि कैसे उसने चलना सिखाया, फिर दौड़ना। इस तरह से वो अपने बेटे की एक एक चीज का ख्याल रखती थी। अपनी आंखों से उसे 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। लेकिन देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की ज़रूरत ही नहीं रही। क्या चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख ये लगी थी कि वो ठंडी चाय और उसके साथ ब्रेड पकौड़ा भी अच्छे लग रहे थे। चाय पीते पीते अम्मा का ध्यान पेड़ पर करतब करते पक्षी और उनकी चहचहाने की आवाज़ से अपनी ओर खींचा। अम्मा ने बड़े ध्यान से देखा, एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी थी। थोड़ी दूर उड़कर जाती थी और फिर वापस आ जाती और आकर उसने अपनी भाषा में बात करती। शायद वो अपने बच्चों को सिखा रही थी कि इस तरह से उड़ा जाता है। लेकिन बच्चा डरता जा रहा था। फिर अपने बच्चों को उड़ाना सिखाने के लिए चिड़िया ने उसे घोंसले से धक्का दिया, दूर तक मौका किया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा और अपनी कोशिश में कामयाब हो गया।
चिड़िया खुशी से चहकने लगी। अब उसका बच्चा जो नया नया उड़ना सीखा था, अब वो घोंसले में आने को तैयार नहीं था। वो बस उड़ना ही चाहता था, मानो वो उसे बता रही हो कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगी। बूढ़ी अम्मा यह सब देखकर सोचने लगी कि हम भी तो अपने बच्चों को इन पक्षियों की तरह सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन पक्षियों ने आज एक बात अच्छे से सिखाई है कि बच्चों को काबिल बनाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन न तो हमें बच्चों पे आश्रित होना चाहिए और न ही बच्चों को खुद पे आश्रित रहने देना चाहिए। चलो, समय के साथ यह सीख भी मिलनी थी। ऐसे कहते भी बूढ़ी अम्मा उठकर चल पड़ी। बहुत देर चलते चलते वो एक जगह जाकर हार गई। वहाँ जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस ओर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो अपने दुकानों में चाय बनाते बनाते गुस्से में चिल्लाया जा रहा था और किसी को कोसता भी जा रहा था। और उसके पास खड़े लड़के उसे बोल रहे थे, वर्मा जी जल्दी करो ना, पराठे कब तक बन जाएंगे, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। अम्मा ने नजर उठाकर देखा तो सामने ही एक कॉलेज था, साथ में एक बैंक भी था। वर्मा जी उन लड़कों से बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर रुको, अभी बना देता हूँ। यह गधा नौकर भी धंधे के समय अपने गाँव चला गया है। दुकानदार ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अम्मा ने सोचा हो उस दुकानदार को कुछ मदद की ज़रूरत है। वो झट से उस दुकानदार के पास गई और जाकर बोली, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो इन बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ। माँ की बात सुनकर दुकानदार थोड़ा हैरान रह गया और कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर अम्मा बोली, बेटा इन बच्चों को खिलाकर मेरे मन को तृप्ति मिलेगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूँगी। ऐसा कहकर अम्मा ने पराठे बनाने शुरू कर दिए और बच्चों को खिलाए। वो लड़के बहुत स्वाद लेकर उन पराठों को खाने लगते हैं। तभी उनमें से एक की आवाज़ आई, वाह, इतने स्वाद भरे पराठे हमने ज़िंदगी में पहली बार खाए हैं, मज़ा आ गया इन हाथों से खाकर। लड़कों के मुंह से तारीफ सुनकर वर्मा जी को बहुत खुशी होती है। जैसे ही अम्मा जाने लगी तो वर्मा जी बोली, अम्मा जी मेरे यहाँ काम करोगे? उनकी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, काम तो मैं करना चाहती हूँ, मुझे काम की ज़रूरत भी है, लेकिन जब तुम्हारा नौकर आ जाएगा फिर मुझे या उसे किसी को नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। इस बात की चिंता आप मत करिए अम्मा, मेरे पास बहुत काम है। फिर दुकानदार उस बूढ़ी अम्मा से पूछता है, आप अम्मा कहाँ रहती हो? तो अम्मा सोच विचार में पड़ गई और फिर उदास भरी स्वर में बोली, बेटा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो उनकी बात सुनकर वो दुकानदार बोला, तो ठीक है अम्मा, तुम यहीं काम करो और रात को ही दुकान में गद्दे पे सो जाना। महीने में मैं आपको 15,000 और साथ में आपको खाने पीने को भी दूंगा और रहने की सुविधा भी यही हो जाएगी। दुकानदार के इतना कहने पे बूढ़ी अम्मा उसके पास नौकरी करने को तैयार हो गई और अम्मा ने जब पराठे बनाने शुरू किए तो खाना खाने वाले उंगली चाटते रह जाते हैं। देखते ही देखते अम्मा के पराठे की चर्चा पूरे कॉलेज में और बैंक में होने लगी थी। दोपहर की छुट्टी के बाद तो पराठे खाने वालों की लाइन लगती थी, लेकिन अम्मा के अनुभवी हाथ एक के बाद एक तेजी से पराठे सेकते जा रहे थे। आज बूढ़ी अम्मा के आने से पहले ही दिन वर्मा जी ने आधे दिन में ही हफ्ते भर की कमाई कर ली थी। सबको खिलाने के बाद अम्मा ने खुद भी खाना खाया। अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरकर आज अम्मा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। कॉलेज में आने जाने वाले बच्चों को देखकर अम्मा के मन में बार बार अपने 15 वर्षीय पोते बंटे की याद उमड़ जाती है। सोचने लगी कि कुछ सालों बाद बंटी इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने जाएगा। फिर अचानक यह सवाल उसके मन में कचोटने लगा कि और सोचने लगे कि अपने पिता के साथ मुझे ना पाकर बंटी कितना दुखी हुआ होगा, क्या जवाब दिया होगा उसे मुन्ना ने। फिर बेचारी मन ही मन प्रार्थना करती और जैसे मेरे साथ हुआ वैसे मेरे बच्चों के साथ कभी न हो। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और अम्मा के पराठे की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। इतने समय में अम्मा की कॉलेज के लड़कों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई और अम्मा तो इतनी कुशल थी कि सारा काम करते करते बच्चों के साथ बतिया भी रही थी।
और जब अम्मा पराठे बनाने में व्यस्त थी तो देखा सामने एक 7 से 8 साल का बच्चा उसकी ओर निहारे जा रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद भरी चमक थी। उस गरीब बच्चे को देखते ही अम्मा समझ गई कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। अम्मा ने तुरंत एक पराठा प्लेट में रखकर उसे खाने को दे दिया, लेकिन इस समय वर्मा जी पहुंच गए और अम्मा को ऐसा करते देख गुस्से से उस पर बरस पड़े। यहाँ क्या लंगर खोल रखा है क्या आपने, जो कोई भी आए और खा जाएगा? बिना मुझसे पूछे तुमने मेरी दुकान से उसे मुफ्त में पराठा कैसे दे दिया? यह सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा और वो बोली, मेरे पगार से काट लेना, लेकिन मैं इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा, अब देख लिया तो कहते हो पगार से काट लेना, और अगर ना देखा होता तो तुम तो मेरी दुकान ही लुटा देती। वर्मा जी का अम्मा को इस तरह भला बुरा कहना कॉलेज के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मा की तारीफ को मोर्चा संभालते हुए बोले, तुमसे बड़ी ही अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? तो वर्मा जी उन्हें डांटते हुए बोले, नौकर है तो नौकर जैसा ही बर्ताव करूँगा ना। इतनी बात सुनकर अम्मा के स्वाभिमान को ठेस लगी। वो सोचने लगी कि नौकर तो आखिर नौकर ही होता है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद में अपनी मर्जी से किसी को एक पराठा तक नहीं खिला सकती। किसी की गुलामी करना तो अम्मा के स्वभाव में नहीं था। बस उसी समय अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब वो अपना काम शुरू करेगी और अपनी दम पे जिएगी। बूढ़ी अम्मा ने यह सोचा, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अम्मा ने एक नई चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। कॉलेज के लड़के उनके साथ थे। उन्होंने अम्मा के रहने के लिए किराए पे एक कमरे का इंतजाम करवा दिया और अम्मा की दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे बेंच, चूल्हा, कुर्सी इत्यादि का भी प्रबंध करा दिया। अम्मा के पिछले 4 महीने की पगार उन सब कार्यों के लिए काफ़ी थी। अम्मा ने अपनी मदद के लिए एक लड़के को नौकरी पर रखा और अगले ही दिन से वर्मा जी की दुकान के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान खोल दी। कॉलेज के बच्चों ने अम्मा की दुकान का जोर शोर से स्वागत किया। अपनी मदद के लिए एक लड़के रमेश को रख ली। रमेश ने दुकान के पास लगे पेड़ पर एक तख्त लटका दी जिस पर चाय और पराठे के दाम लिखे थे। अपनी दुकान की हर चीज़ का दाम अम्मा ने वर्मा जी की दुकान से कम रखा था। रमेश बूढ़ी अम्मा की अच्छी खासी मदद कर दिया करता था। पहले दिन ही उनकी दुकान को अपार सफलता मिली और वही वर्मा जी की दुकान पर सन्नाटा छाया था। उनकी आंखों में अम्मा के लिए कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। अम्मा ने पैर निकालने के लिए वर्मा जी ने अपने पराठे का दाम आधा कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज के बच्चे आधा दाम पे भी उनके पास पराठा खाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि किसी एक बार अम्मा के हाथों के पराठे का स्वाद चख लिया वो कहीं और कैसे जा सकता था। अम्मा को दुकान खोले अभी 3 दिन ही बीत चुके थे। चौथे दिन सुबह जब अम्मा अपनी दुकान पे आए तो देखा एक बेंच की 3 टांगें टूटी हुई पड़ी थी और वर्मा जी की दुकान जल्दी खुल गई थी। उनके होठों पे भयंकर भरी मुस्कान थी। अब मैं समझ गई कि यह किसका किया धारा है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और उस समस्या का हल भी अम्मा ने जल्दी ही निकाल लिया। उन्होंने बेंच की बची हुई टांगी भी तोड़ दी और फिर अम्मा पराठे बनाने में जुट गई। आज फिर से वर्मा जी मक्खियाँ मार रहे थे और अम्मा की दुकान की लाइट टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्मा जी इन हरकतों को देखते हुए कॉलेज के कुछ लड़के जो कि अम्मा के खास ग्राहक थे, छात्र संघ के प्रधान के साथ शाम को वर्मा जी की दुकान पर पहुंचे और बोले, कुंवे वर्मा, बड़ा शौक चढ़ा है टांगे तुड़वाने का। ये शौक तो हमारे प्रधान जी को भी है। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो समझ लेना। उनकी बातों से वर्मा जी के पसीने छूटने लगे। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं होगे। हाथ जोड़ते हुए वर्मा जी बोले। उस दिन के बाद से वर्मा जी ने अम्मा का काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की और अम्मा का काम दिन ब दिन तरक्की की ऊंचाइयां छूने लगी। अब अम्मा जी को उसके साथ अपना काम करने में जुट गई थी। बूढ़ी अम्मा की रसोई का स्वाद चखने दूर दूर से लोग अपने आने लगे। बहुत वर्षों बाद अब अम्मा के चेहरे पे चमक लौटी थी। उस
कुछ समय बीतने लगा। कॉलेज के बच्चों की मदद से अम्मा ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया और एटीएम कार्ड भी बनवा लिया। कुछ समय में अम्मा ने पास की एक छोटी सी दुकान खरीद ली जिसका नाम रखा गया बूढ़ी अम्मा की रसोई, जहाँ दिन भर बच्चों का जमावड़ा रहता जो खाने पीने के साथ मोबाइल में दिन भर की बातें सुनते। पूरा दिन दुकान पर किसी मेले जैसा माहौल रहता। एक दिन बूढ़ी अम्मा का ध्यान एक खबर ने अपनी ओर खींचा। आज एक बेटा बहू अपनी 65 वर्ष की बीमार माँ को राम मंदिर में अकेला छोड़कर चले गए। अखबार में बूढ़ी अम्मा की तस्वीर भी छपी थी। उस बूढ़ी अम्मा की तस्वीर को देखते ही अम्मा को उनसे अपना चेहरा नजर आने लगा था। वह बेचैन उठी और सोचने लगी क्या करे कि वो बेचारी कहाँ जाएगी। इन सवालों ने अम्मा को अंदर तक घेर रखा था। वो तुरंत कुछ पैसे उठाकर अपनी दुकान नौकर के हवाले छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़ी। वहाँ जाकर पता चला कि उस वृद्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ से सरकारी अस्पताल पहुँची और उस बूढ़ी अम्मा की तलाश करने लगी, लेकिन वो औरत उन्हें कहीं नहीं मिली। हमारे चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में बेहोश जमीन पे पड़ी थी। डॉक्टर की बात करके अम्मा ने उसे बेड दिलवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया क्योंकि वो लगातार सोते जा रहे थे। कमजोरी बहुत है इसलिए उनका ध्यान रखना होगा। अम्मा ने बेहतर अपने से बिछड़ने का गम और कौन समझ सकता था। अम्मा ने उसकी खूब सेवा की, खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखा। पर वो औरत हैरान थी कि जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो कोई अजनबी औरत आखिर उनके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। उनके प्रश्न भरी निगाहों को देखकर बूढ़ी अम्मा बोली, बहन घबराओ मत, अब तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। जिस परिस्थिति में तुम आज हो कभी मैं इसी परिस्थिति से गुजर चुकी हूँ। जब मेरे अपने बेटे ने मेरे साथ छोड़ दिया था तब मेरी हालात भी तुम्हारे जैसी थी, किसी लावारिस की तरह सड़कों पर भटक रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज खुद कमा कर खाने में जो सुकून मिलता है वो सुकून तो कभी अपने बेटे के साथ रहकर भी नहीं मिला मुझे। फिर वो बूढ़ी अम्मा उस वृद्ध से बोली, आपने अपनी ही तरह मैं तुम्हें भी स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। वो बुढ़िया रोती हुई बोली, समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्या करूँ। अपने ही बच्चों ने मेरा साथ मेरा विश्वास तोड़ा है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। इस उम्र में अब ताकत भी कहाँ बची है कुछ करने की। तो अम्मा ने उसके लिए फल काटे उनके आगे रखते हुए कहा, अरे तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ कर पाओगे। अब यह बताओ कि क्या तुम अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, वृद्ध अम्मा ने पूछने लगती है। फिर मुस्कुराते हुए बूढ़ी अम्मा बोली, मैं अपने हर उस बहन की मदद करना चाहती हूँ जो इस अवस्था में बेसहारा कर दी गई है। और फिर से उस बूढ़ी औरत को फल खिलाने लगती है। सुनकर उस बूढ़ी अम्मा के साथ जाने को तैयार हो गई। पुलिस बयान लेने आई तो उस वृद्ध ने कह दिया कि मेरी बहन मुझे लेने आ गई है। उस अम्मा ने डॉक्टर से बात करके अस्पताल के सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। डॉक्टर ने कुछ दवाई और खाने पीने की खास हिदायत देकर वृद्ध को अस्पताल से छुट्टी दे दी। उस बूढ़ी का नाम यशोदा देवी था। यशोदा देवी की कहानी काफ़ी हद तक अम्मा की तरह ही थी। पति की मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। उन वृद्ध के 3 बेटे थे और उनको भी बारी बारी से अपने घर में रहते थे। इसलिए नहीं कि वे तीनों माँ के साथ रहना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि अम्मा का बोझ कोई उठाना नहीं चाहता था। जिस माँ ने दिन रात एक करके अपने बच्चों का ख्याल रखा, अपनी इच्छाओं को दरकिनार रखते हुए अपने बच्चों की इच्छाओं को महत्व दिया, अपना सुख दुख कभी देखा ही नहीं। जब उस अम्मा का ख्याल रखने की बारी आई तो तीनों आनाकानी करने लगे। थोड़ा समय पहले ही उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश चला गया। अब सारा बोझ छोटी और बीच वाली लड़की पे आ गया। माँ की दवाइयों का खर्चा करना उसे खलता था। दोनों बहू ने अपनी सास का दिन भर का काम नहीं होता था। उनके खाने से बेटे बहू को चुभने लगी थी। इसलिए माँ की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उनके दोनों बेटे उस मंदिर में छोड़कर चले गए।
लेकिन उन अम्मा से मिलकर यशोदा देवी में भी एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। उन्हें भी लगने लगा कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है। समय बदल चुका है और समय के साथ साथ उसे भी स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करना होगा। बुरी तरह से ठीक होने के बाद यशोदा देवी जी फिर बूढ़ी अम्मा के साथ काम पर जाने लगे। बूढ़ी अम्मा की रसोई में अचार की बहुत खपत थी, जो अम्मा बाहर से मंगवाया करती थी। वो देखकर यशोदा देवी ने बताया कि वो बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती है। यह सुनकर अम्मा को बहुत खुशी हुई। रमेश को पैसे देकर अचार का सामान मंगवाया और यशोदा देवी जी ने ढेर सारा अचार बना दिया था। जब बच्चों को पराठे के साथ अचार दिया गया तो वो अचार की तारीफ करते नहीं थका करते। इसके साथ साथ उन्होंने कई दुकानों की अचार सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे आमदनी बढ़ने लगी और यशोदा देवी जी ने भी आत्मविश्वास का संचार हुआ। जल्दी बूढ़ी अम्मा ने यशोदा देवी के साथ मिलकर एक बड़ा से घर लिया, जिसका नाम रखा गया अपना घर। दोनों बहनों ने मिलकर एक मुहिम चला दी। कभी किसी सार्वजनिक स्थल पे या कोई ऐसा बुजुर्ग मिलता है जिसे मजबूरी के कारण घर छोड़ना पड़ा या रिश्तेदारों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन लोगों के लिए उनका अपना घर हमेशा खुला था। धीरे धीरे उनके घर में नए सदस्य जुड़ने लगे। अचार के साथ यशोदा देवी जी ने पापड़ का काम भी शुरू कर दिया और सभी सदस्य मिलकर उनके इस काम में मदद करते। अम्मा को घर छोड़े हुए 7 साल बीत चुके थे, लेकिन आज वो संतुष्ट थी। अपने साथ अपने उस दोस्तों की जिंदगी संवारने का जरिया बन रही थी। आज अम्मा जब पराठा बनाने में व्यस्त थी तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अम्मा। बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बोलती है, मैडम क्या चाहिए? तभी फिर से उधर आवाज़ आती है, मुझे मेरी दादी अम्मा चाहिए। अम्मा ने नजर उठाकर देखा तो देखती रह गई। सामने जो लड़का खड़ा था उसे पहचान पाना मुश्किल था। फिर अम्मा के मुंह से करुणा भरी आवाज़ निकली, बंटी, तू मेरा बंटी ही है ना? बहुत बड़ा हो गया है रे तू। इतना कहते कहते अम्मा का गला रोंद गया, आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सब कुछ छोड़कर अम्मा ने झट से अपनी पोती को गले से लगा लिया। तभी अम्मा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, जिसे सुनने को अम्मा वर्षों से तरस गई थी। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? अम्मा ने उस का बस देखा तो उनका बेटा और बहू पास में ही खड़े थे। दोनों ही अम्मा को बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उनके चेहरे से रौनक गायब थी, लेकिन जो चीज़ अम्मा को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वह थी कि बेटे के साथ साथ उनकी बहू भी आंखों में आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों जाकर अम्मा से गले लगकर खूब रोए। कहाँ चली गई थी अम्मा? तो मुझे छोड़कर सारी जिंदगी सुनी हो गई थी तुम्हारे बिना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अम्मा जरवत रह गई और बोली, क्या मतलब? अगर मेरी इतनी ही ज़रूरत थी तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों गया था? अम्मा, मैं तो तुम्हारा हाथ बराबर थामे हुआ था, लेकिन अचानक भीड़ में भगदड़ मचने लगी तो मेरा हाथ छूट गया, पैर फिसला और लोग मुझे रोते हुए मेरे ऊपर से निकल गए। मुझे इतनी गंभीर चोटें आई थी कि उनके 3 दिन बाद तक मैं होश में आया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। इसका मतलब तू मुझे छोड़कर नहीं गया था और मैं पगली क्या क्या सोच बैठी थी। अम्मा से तब खड़ी थी, नहीं अम्मा, कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक मृत मिली थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अचानक कहाँ चली गई। आज जब यहाँ कॉलेज में आपकी पोते का एडमिशन कराने के लिए आए तो सारे काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई। जोर से भूख लगी थी। किसी ने बताया कि बूढ़ी अम्मा की रसोई के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सो हम यहाँ चले आए। और अम्मा, सच बताओ तो बिना खाए पिए ही तृप्ति मिल गई। बेटे की बातें सुनते सुनते अम्मा की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह जा रहे थे। सोचने लगी कि उन पुलिस वालों के कहने पे मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझ लिया था। कैसे अपने बेटे से ही मेरा विश्वास उठ गया। परंतु फिर भी मन ही मन में उन्हें एक संदिग्ध थी कि जो कुछ भी हुआ उनके कारण उसे बहुत से अन्य लोगों की ज़िंदगी संवारने का मौका मिल गया। आज अम्मा ने अपने बच्चों के लिए ममता से सरोवर हृदय के साथ पराठे बनाए और बड़े प्यार से उनको अपने पास बैठाकर अपने हाथों से खिलाया। यह दृश्य देखकर आसपास के खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए।
आज बूढ़ी अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी कि उनके बेटे ने उन्हें धोखा नहीं दिया, उनकी ममता की लाज रखी, उनको बेसहारा नहीं छोड़ा था। आज उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ बैठा हुआ था और उन वृद्ध अम्मा के बेटे बहू ने भी निश्चित कर दिया था कि सभी बेटे बहू बुरे नहीं होते। आज उनके बेटे बहू को भी देखकर सभी लोग तालियां बजा रहे थे। अम्मा का सर आज अपने बेटे के लिए गर्व से ऊंचा हो गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही रोज़ाना कहानी देखने के लिए